सायरा ने वो कागज का टुकड़ा लेते ही उस पर एक नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए हकीम की तरफ देखा। इसके बाद उसने चरक गुरु को वो कागज थमा दिया, जिन्होंने एक नौकरानी को बुलाकर उसे वो कागज देकर सारा सामान जल्द से जल्द मंगवा लिया। वहीं वो हकीम यानी ध्रुव सायरा के सामने बैठकर चाय पीने लगा। तभी विदुर ने सायरा से कहा, सायरा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? ये देखकर कि वो हकीम खुद सायरा से बात करने में दिलचस्पी दिखा रहा था, सायरा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं। सायरा की बात सुनते ही विदुर ने कहा, मेरे ख्याल में आमिश दल भी अपनी दवा का सामान आपके नीलामी घर से खरीदता होगा, है ना? विदुर का सवाल सुनते ही सायरा की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जिसके चलते उसने एक नजर चरक गुरु की तरफ देखा और फिर उस हकीम को जवाब देते हुए कहा, हाँ, कुछ वक्त पहले आमिश दल ने 1 लाख सोने के सिक्कों का सामान खरीदा था और वो उसे दवा के लिए ही इस्तेमाल करने वाले थे। ये सुनकर हकीम ने अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे अचानक चुप होता देख सायरा थोड़ा घबरा गई। वो जानती थी कि ये हकीम शौर्य दल की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी नीलामी घर दवा का बहुत सारा सामान आमिश दल को बेच रहा था। इससे सायरा को लगा कि शायद हकीम थोड़ा नाराज हो गए थे। नीलामी घर में फैली चुप्पी को महसूस करते हुए सायरा और परेशान हो गई थी। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए उस हकीम ने कहा, मुझे लगता है कि आप लोग शायद जानते नहीं हैं कि मैं इतनी ज्यादा तादाद में दवा का सामान क्यों खरीद रहा हूं। मैंने सही कहा ना? ये सुनकर सायरा ने अपना सिर हिलाते हुए हकीम की बात का जवाब दिया, आप इतनी तादाद में सामान इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आप शौर्य दल के लिए दवा बनाकर उनकी मदद करना चाह रहे हैं। ये जानकर कि सायरा को यह बात पता थी, विदुर ने आगे कहा, यहां आने से पहले मैं शौर्य दल के पास ही गया था। मैंने उन्हें अपने द्वारा बनाई गई दवा की बोतलें थमा दी हैं। शायद 2 से 3 दिनों में शौर्य दल और आमिश दल के बीच दवाइयों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसी बात सुनकर सायरा को समझ नहीं आया कि आखिर वो कहे तो क्या कहे, इसलिए समझदारी दिखाते हुए वो चुप ही रही। उसकी चुप्पी को देखते हुए विदुर ने अपनी बात आगे कही, दवाइयों को बनाने में सस्ता सामान बहुत तादाद में लगता है और जितना मुझे ध्यान है, मैसोडोरिया में दरबार नीलामी घर के अलावा और किसी का इतना रुतबा नहीं है कि किसी को इतनी ज्यादा तादाद में दवा का सामान दिलवा सके। और शायद इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि दवा की इस लड़ाई में एक पल ऐसा भी आएगा जब दाम और असर के अलावा आपूर्ति भी एक अहम किरदार निभाएगी। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप, मेरा मतलब है दरबार नीलामी घर, इस पल से आमिश दल को सामान बेचना बंद कर दे। जैसे ही विदुर ने यह कहा तो ध्रुव ये सोचने लगा कि आखिर विदुर ने ऐसा क्यों कहा था। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली कि विदुर ये बात भूले नहीं थे कि ध्रुव मैसोडोरिया में सिर्फ कुछ महीनों का और मेहमान था। इसके बाद उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए मैसोडोरिया छोड़ना ही पड़ता और इसी वजह से ध्रुव अपने बाबा और शौर्य दल की मदद इन कुछ महीनों के अंदर ही करना चाहता था। ध्रुव ये भी जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ट्रेनिंग के वक्त उसका पूरा ध्यान अपने परिवार की चिंता करने में लगा रहेगा। और इसलिए विदुर ने सायरा से ऐसा करने को कहा ताकि सामान की तंगी के चलते आमिश दल अपनी हार मान ले। वहीं हकीम की बात सुनकर सायरा के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। चरक गुरु की तरफ एक नजर देखकर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए हकीम से कहा, वो क्या है कि हमारे नीलामी घर के कुछ नियम हैं जो हमें दलों के झगड़े के बीच नहीं आने देते। अगर हम आपकी बात मान लेते हैं तो एक तरीके से हम आमिश दल के खिलाफ जाकर शौर्य दल की मदद कर रहे होंगे और ऐसा करने के लिए हमें नीलामी घर के नियम तोड़ने होंगे, जो हमने आज तक नहीं किया। इसके जवाब में विदुर ने तुरंत कहा, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको 2 करिश्माई गोलियां मुफ्त में देने को तैयार हूं। लेकिन सायरा उसे समझाने की कोशिश में लगी रही। यह बात गोलियों की नहीं है हकीम जी, ये बात 3 करिश्माई गोलियां। ये सुनते ही सायरा की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और उसके परेशान चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने चरक गुरु की तरफ देखा जो खुद हैरान दिख रहे थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि 3 करिश्माई गोलियां कम से कम 5 लाख सोने के सिक्कों में बिकेंगी। तभी सायरा ने विदुर से कहा, आप क्यों नहीं समझ रहे कि यह बात गोलियों की नहीं है? लेकिन विदुर इतने में भी नहीं रुके और सायरा के चेहरे के हाव भाव बदलते देख उन्होंने आगे कहा, 5 करिश्माई गोलियां। और इसके साथ ही सायरा का दिल धड़कते हुए बाहर निकलने ही वाला था कि उसने एक गहरी सांस लेते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ हकीम से कहा,
बस करिए, मैं समझ गई। आप ये बात मुझसे मनवा कर ही रहेंगे और मैं बताना चाहती हूँ कि आप इसमें कामयाब हुए। मैं सायरा दरबार ये वादा करती हूँ कि इस पल से दरबार नीलामी घर आमिश दल को दवाइयों के लिए सामान देना बंद कर देगा। यह सुनकर विदुर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सायरा से कहा, और मैं भी समझ गया कि आपसे बात मनवाने की बहुत ही ऊंची कीमत है। वैसे आप वादा कर रही हैं, इसलिए मेरा भी वादा रहा। 1 महीने बाद मैं वो गोलियां लेकर आऊंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको अपना किया वादा निभाना पड़ेगा। इस पर सायरा ने खुलकर जवाब देते हुए कहा, हकीम जी आप बेफिक्र रहिए। सायरा दरबार अच्छे से जानती है कि किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। सायरा नीलामी घर में बहुत सालों से नीलामियों का ध्यान रख रही थी और इसलिए उसे बेशकीमती चीजों की परख और अहमियत दोनों की समझ थी। वो जानती थी कि आमिश दल और रैंक 4 वाले हकीम के बीच किसके साथ व्यापार करना नीलामी घर के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए उसने सोचने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगाया। उसके लिए सिर्फ मुनाफा मायने रखता था और हकीम की गोलियां आमिश दल के सस्ते सामान से बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती। इसलिए वो अपने फैसले से बहुत खुश थी। इसके बाद वो हकीम उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही सायरा ने अपने पास रखी हरी बोतलों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये हकीम सच में लाजवाब है। ये सुनकर उसके बगल में खड़े चरक गुरु ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, बाप रे बाप, करिश्माई पाउडर से भरी 5 गोलियां। मैं ये तो समझ पा रहा हूं कि ये काफी बड़े हकीम है, लेकिन इस तरीके से सौदा करना कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। इस पर सायरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगा था कि मैं उनकी बात सुनकर भी नहीं फिसलूंगी, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके जवाब में चरक गुरु ने कहा, सच कहूं तो अगर मैं आपकी जगह होता तो 3 गोलियों में ही हार मान चुका होता, लेकिन आप तो मेरी उम्मीदों से परे जाकर उस हकीम को 5 गोलियों तक ले आई। सचमुच ये काबिले तारीफ है। सायरा ने चरक गुरु के मुंह से अपनी बढ़ाई सुनकर कहा, मैं ही जानती हूं मैंने ये कैसे किया है। सच कहूं तो 3 गोलियां सुनकर मैं भी दंग रह गई थी, इसलिए हां नहीं बोल पाई। लेकिन किसे पता था कि मेरी हैरानी को मेरी मनाही समझकर वो हकीम 2 गोलियां और बढ़ा देंगे। इस पर चरक गुरु ने मुस्कुराते हुए सायरा से कहा, मैं तो यही मानता हूं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर तुम हैरान नहीं होती तो शायद दरबार नीलामी घर कम से कम 4 लाख सिक्कों के मुनाफे से रह जाता। यह सुनकर सायरा ने अपना हाथ अपने मुंह के सामने लाते हुए हंसना शुरू किया। इसके बाद वो जैसे ही जाने को तैयार हुई, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तो ये सोच रही हूं कि अब आमिश दल का क्या होगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया जो उसने चरक गुरु की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही कि इस अनजान हकीम को शौर्य दल से इतना लगाव क्यों है। आखिर क्यों वो शौर्य दल की इतनी मदद करना चाहते हैं। जरा सोचकर देखिए, ये आदमी शौर्य दल की मदद के लिए 5 करिश्माई गोलियां तक मुफ्त में देने को तैयार हो गया ताकि आमिश दल की दवाइयों की सप्लाई रुकवा सके। आखिर कोई किसी और के लिए इतना क्यों करेगा। सायरा के चेहरे पर सवाल से आई परेशानी को देखते हुए चरक गुरु ने जवाब देते हुए कहा, किसे पता, लेकिन तुम और हम तो ये जानते हैं कि ये हकीम कुछ अलग मिजाज के हैं। वो कब और क्या कर दे कोई नहीं बता सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वुहान साम्राज्य में ऐसा कोई हकीम भी था। लेकिन देखो, ये सुनकर सायरा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि शौर्य दल के साथ अपने संबंध और मजबूत करने पड़ेंगे। चरक गुरु, इन 5 गोलियों से मैंने नीलामी घर का मुनाफा ना जाने कितने गुना बढ़ा दिया है। जरा सोच कर देखिए, ये हकीम हमारे लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये कहते हुए सायरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसके बाद उसने अपने हाथ पीछे किए और एक धुन गुनगुनाते हुए वो वहां से बाहर चली गई। फिर चरक गुरु भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव नीलामी घर से बाहर आ गया था। उसने थोड़ा भावुक होते हुए धीमी आवाज में विदुर से कहा, आचार्य, शुक्रिया हर चीज के लिए। ध्रुव को भावुक होते देख विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है। अगर आमिश दल को जल्द ही धूल नहीं चटाई गई तो इससे तुम्हारी ट्रेनिंग में फर्क पड़ेगा।
जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और वैसे भी तुमने शायद सारा की बात ध्यान से नहीं सुनी। दोस्तों का खास ख्याल रखा जाता है। ये सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा और बिना कुछ कहे वो एक बार फिर झुग्गी की तरफ जाने लगा, जहां पहुंचकर उसे अपने हकीम वाले कपड़े उतारने थे। ऐसा करने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। ध्रुव जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि दल के बहुत से लोग जलन के मारे उसे इस वक्त घूर रहे थे। वो समझ गया कि दल के दरबार में आज जो कुछ हुआ था उसकी खबर दल के हर मेंबर तक पहुंच गई थी। लेकिन ध्रुव लोगों की नजरों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और आखिरकार वो अपने घर पहुंचकर अपने कमरे में जाने ही वाला था कि उसे सामने से आती एक लड़की दिखाई दी जो उससे लगभग टकराने ही वाली थी। ध्रुव ने अचानक खुद को रोका और उस लड़की को खुद से टकराने से बचाया। तभी लड़की ने उसे देखकर चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ पूछा, ध्रुव, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो लड़की इस वक्त लाल रंग की ड्रेस पहने हुए थी, जिसे देखकर ध्रुव की धड़कनें तेज हो गई। ध्रुव ने देखा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स काव्या थी। काव्या ध्रुव को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन ध्रुव ने अपनी बढ़ती धड़कनों पर काबू पाते हुए उससे कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? ध्रुव की बात सुनकर काव्या थोड़ी उदास हो गई और फिर उसने धीमी आवाज में ध्रुव से पूछा, अरेंद्र अंकल ने तुम्हें स्टडी रूम में बुलाया है, लेकिन कोई भी तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया सिवाय मेरे। ये कहकर काव्या ने ध्रुव का गुस्सा थोड़ा कम करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, शुक्रिया ये बताने के लिए, मेरा मतलब मेरे बाबा के बारे में बताने के लिए। इतना कहकर ध्रुव बिना उससे कुछ कहे स्टडी रूम की तरफ चल पड़ा। लेकिन तभी काव्या ने पीछे से कहा, ध्रुव, पिछली बार मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कह पाई थी, इसलिए अब कह देती हूं, शुक्रिया। इसके जवाब में ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। लेकिन काव्या ध्रुव से और बात करना चाह रही थी। कुछ समझ ना आने पर उसने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, बुरा ना मानो तो क्या एक बात पूछ सकती हूं तुमसे? क्या तुम एकेडमी में एडमिशन के लिए ट्राई करोगे? इस पर ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया, पता नहीं, शायद हाँ। ये कहने के बाद ध्रुव वहां से चला गया और काव्या उसे जाते हुए देख उदास हो रही थी। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन ध्रुव के जवाब में उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, जिसके साथ काव्या भी वहां से चली गई। वहीं ध्रुव चलते चलते स्टडी रूम के सामने आ पहुंचा। वो जैसे ही उस बड़े से कमरे में घुसा, उसने देखा कि अरेंद्र वहां दल के बुजुर्गों के साथ बैठकर कुछ जरूरी बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अरेंद्र ने ध्रुव को दरवाजे से आते देखा, उन्होंने अपनी बात अचानक बंद कर दी। ये देखकर ध्रुव ने उनसे पूछा, बाबा, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? ध्रुव को देखकर अरेंद्र मुस्कुरा रहे थे और फिर उन्होंने धीमी आवाज में ध्रुव से एक सवाल किया, तुम उस बूढ़े हकीम से तो मिले हो ना? बाबा का सवाल सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। इस पर अरेंद्र ने आगे पूछा, क्या तुम जानते हो आखिर ये हकीम आए कहां से हैं? अरेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, मैं उन्हें बहुत अच्छे से नहीं जानता, उनसे मिले हुए थोड़ा ही वक्त हुआ है। इतने कम वक्त में मैं कैसे जानूंगा कि वो कहां से आए हैं? लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो एक अच्छे हकीम हैं। ध्रुव अपने पिता से सच कह रहा था, लेकिन उसके बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, यह सब बकवास है। ये कहकर अरेंद्र जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने ध्रुव से उस हकीम के बारे में जानने के लिए कुछ और सवाल पूछे। लेकिन ध्रुव के ऊट पटांग जवाबों की वजह से अरेंद्र हकीम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए। फिर आखिरकार उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव से कहा, बहुत शैतान हो तुम, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। वैसे छोड़ो इन बातों को, जाओ जाकर अपना काम करो, और अगर फिर से उस हकीम से मुलाकात हो तो ध्यान से उन्हें खुश रखना, क्योंकि शौर्य दल का भविष्य अब उनके हाथों में है। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।